Hello everybody, I am Shivam Chaturvedi and in this video I am going to discuss a new topic with you guys, that is acid, base and salts. ओके, तो ये जो हमारा वीडियो है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम्स, एसएससी एंड बैंकिंग, उसमें आने वाली जो जनरल साइंस है उसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मेरा टारगेट होगा कि मैं आप सब लोगों को इसकी बेसिक और डेप्थ में नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे तो हम लोग जान लेंगे ये डेली यूज़ में कहाँ आते हैं। सबसे पहले तो जब हम देखते हैं कि एसिड, तो एसिड का नाम सुनते हुए हमारे ब्रेन में एक इमेज बनती है जो कि एक काफ़ी डेंजरस होती है कि एसिड अटैक हो गया या एसिड हमने देखा ऐसे कहीं लैब या एक्सपेरिमेंट वगैरह में। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि स्मोकी डस्ट डस्ट टाइप का है या कुछ गरम गरम सा उड़ रहा है। जबकि जो एसिड है हम डेली कंज्यूम करते हैं, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि डेंजरस नहीं होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हम पिकल वगैरह में यूज़ करते हैं। हम जो फ्रूट कंज्यूम करते हैं जैसे ग्रेप्स, एप्पल, और ग्रेप्स एप्पल वगैरह में मैलिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो ये कुछ एसिड्स हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। अब बेस की बात करें तो जब हम खाना खा लेते हैं तो नहाने जाते हैं, नहाने जाते हुए, खाना खाने के पहले नहाते हैं एक्चुअली, तो जब हम नहाने जाते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं। साबुन एक्चुअल में एक बेस है। उसके बाद हम जब डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो उस कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट है वो एक सॉल्ट है। खाने वाला NaCl वो तो सॉल्ट है ही, जो हम अपने नमक खाने में बेस्वाद हो जाता है जिसके बिना खाना, वो तो नमक है ही। बाकी भी जो हैं जैसे वॉशिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो भी एक प्रकार का सॉल्ट ही है। हम केक वगैरह बनाते हैं उसमें भी एक प्रकार के सॉल्ट का ही यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे एक एक चीज़, उसकी प्रॉपर्टी। तो हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे वीडियो होगा वो किस किस चीज़ों पर बेस्ड होगा। अगले आने वाले 2 या 3 वीडियो लगेंगे इस वाले टॉपिक को रिलीजियसली कवर करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। मान लीजिए हमें मिल गया तो हम पहचानेंगे कैसे। एक्सपेरिमेंटल तरीका नहीं है। एक ये है कि एसिड जो होता है वो सोर इन टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा होता है, और जो बेस होता है वो बिटर होता है। ठीक है, बेस होता है बिटर और एसिड होता है सोर। लेकिन क्या हम इनको चक के देखेंगे? क्या चक के देखेंगे तो हो सकता है उनमें से कोई एक इतना डेंजरस हो कि हमारी डेथ तक हो सकती है उससे, या काफ़ी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तो ये टेस्ट तो आपको याद रखना ही है। बाकी अब हम जो जिस तरीके से देखेंगे वो हम देखेंगे कहाँ से, कि इंडिकेटर्स से। अब कैसे इंडिकेटर्स? जैसे गाड़ी में लगे होते हैं वैसे ही इंडिकेटर्स नहीं है, लेकिन कुछ वैसा ही इनका मीनिंग है कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि एसिड है या बेस, आइडेंटिटी दे देंगे। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक और कुछ ऑल्फैक्टरी। एक एक करके देखेंगे उनको। उसके बाद जब इंडिकेटर्स हो जाएगा फिर हम चलेंगे आर्हेनियस की थ्योरी पर। आर्हेनियस साहब ने एक थ्योरी दी जिससे हमें पता लगा कि एसिड और बेस की पहचान कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें इंडिकेटर भी नहीं है तो केमिकली हम लोग कैसे पहचानेंगे, वो आर्हेनियस ने थ्योरी दी। उसके बाद जब हम पहुंचेंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एसिड और बेस की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि ये किस किस से रिएक्ट करके क्या क्या फॉर्मेशन करते हैं। जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी उसके बाद हम चलेंगे सोरेनसन के पीएच स्केल पर। पीएच स्केल पर इससे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये पीएच स्केल हमको बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है। स्ट्रेंथ यानी कि एसिड की इंटेंसिटी कितनी है, ऐसे ही बेस की भी स्ट्रेंथ बताता है। उसके बाद हम चलेंगे सॉल्ट्स पर कि सॉल्ट्स होते क्या हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे वॉशिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, ये तो बेस हो गया इसकी मतलब, और इन सब की हम
मेकिंग प्रोसेस देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, सबकी प्रॉपर्टीज़, इनकी मेकिंग प्रोसेस और उनके यूजेस देखेंगे। और लास्ट में हम चलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपकी क्लास 10th की साइंस का ये मतलब क्लास 10th की एसिड बेस एंड सॉल्ट्स भी कवर हो जाएगा और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस भी साथ साथ में कवर होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। इंडिकेटर वो जो हमें पहचान बताए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। तो हम चलते हैं अपने इंडिकेटर्स की ओर, ठीक है। तो इंडिकेटर्स होते हैं हमारे 3 प्रकार के, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहले होते हैं वो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी, एक एक करके अभी इनको समझते हैं। तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, आपने कई बार इससे बेस्ड क्वेश्चन देखे होंगे और आगे भी देखते जाएंगे कि लिटमस टेस्ट पर एसिड कौन सा कलर देता है और बेस कौन सा कलर देता है। तो सबसे पहली बात तो ये लिटमस टेस्ट होता क्या है। लिटमस ही क्या होता है? लिटमस होता है आपने एल्गी या फंगाई देखा होगा, नहीं देखा होगा तो पहले पढ़ा होगा। काई जो जमी रहती है तालाब के पास में, या हमारे घर में कई बार पानी आपने डाल दिया और उसको काफ़ी दिन तक रखे रहे तो वहाँ पर एक हरी हरी काई जम जाती है जिसको हम कहते हैं एल्गी। वो एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उस एल्गी का यदि हम सॉल्यूशन बनाएं, यानी कि एल्गी प्लस वाटर मिलके एक बनेगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को हम कहेंगे लाइकेन सॉल्यूशन। अब ये लाइकेन सॉल्यूशन को जब हम सुखा देंगे तो एक पेपर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसी पेपर लाइक स्ट्रक्चर को हम कह देंगे लिटमस पेपर। और ये लिटमस पेपर जो होगा ये होगा पर्पल कलर का, ठीक है। अब इतना आपसे कभी पूछा जाएगा? जी नहीं, कभी नहीं पूछा जाएगा। तो हम बता क्यों रहे हैं? इसलिए कि आपसे यदि कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई और डेप्थ में जाता है, कहता है ये लिटमस क्या होता है, तो वो बता दिया, पहली बात। और दूसरी बात, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो इसमें कि जितना आप गहरा जाएंगे उतना ही बेहतर आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा कि क्या होता क्या है ये। तो ये लिटमस हो गया। अभी तक हम लोग लिटमस एक आर्टिफिशियल चीज़ समझते थे, शायद समझते थे, हो सकता है आप लोग ना समझते हों। तो लेकिन लिटमस नेचुरल होता है। तो क्यों नेचुरल होता है उस बात का हमने आपको बता दिया कि ये इसलिए नेचुरल होता है क्योंकि नेचुरल चीज़ से, पानी नेचुरल और वो एल्गी भी नेचुरल, उन दोनों से मिलके एक पेपर बन गया, उसको हम लिटमस कहते हैं। नहीं तो अभी तक तो ऐसा लगता था कि बाज़ार में कोई पेपर आता होगा अलग से केमिकली फॉर्म। तो लिटमस पेपर है हमारा जो कि है पर्पल कलर का, ठीक है। अब इसमें यदि हमने एसिड मिलाया और इसमें यदि हमने बेस मिलाया, हमें पता नहीं है, हमने इसमें कुछ भी मिला दिया, चलिए एसिड मिलाया बेस मिलाया नहीं पता, हमारे पास 2 सब्सटेंस हैं। एक देखिए, कोई भी केमिकली सब्सटेंस होता है या तो एसिड होता है या बेस या फिर सॉल्ट। ऐसा नहीं कि सारे केमिकल सब्सटेंस हमारे या सारे केमिकल कंपाउंड्स हमारे एसिड बेस या सॉल्ट होंगे, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे मीथेन गैस है, वो नेचुरल गैस है, CH4 जिसको हम कहते हैं, वो ना एसिड है ना बेस है ना सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अकर होने वाले सारे सब्सटेंस या सारे कंपाउंड एसिड बेस एंड सॉल्ट्स नहीं होते हैं। तो देखेंगे इसमें हमने कुछ मिलाया, मान लीजिए ये पर्पल कलर का ये जो पेपर है इसमें हमने कुछ मिलाया और वो हो गया ब्लू, ठीक है, पर्पल से ब्लू। और इसमें यदि हमने कुछ मिलाया और वो हो गया पर्पल से रेड, तो जो मिलाया और वो पर्पल से रेड हो गया और जो मिलाया वो पर्पल से ब्लू हो गया। तो जब वो रेड हो गया तो डेफिनेटली जो हमने मिलाया था वो था क्या? एसिड। और जब वो ब्लू हो गया तो वो हमने क्या मिलाया था उसमें? बेस। और यही आपको याद रखना है कि लिटमस पेपर में एसिड मिलाने पर कौन सा कलर फॉर्म होता है, तो रेड। लिटमस पेपर में कौन सा बेस मिलाने पर कौन सा कलर फॉर्म होता है, तो ब्लू।
ये उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेड कलर कब फॉर्म होता है, एसिड में या बेस में। एसिड में। ब्लू कलर कब फॉर्म होता है, तो बेस में। सेकेंड हमारा जो नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस टेस्ट के बाद, इसके अलावा लिटमस टेस्ट से कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। दूसरा है जो हमारा वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी। आप जब कभी यदि शादी वगैरह में गए होंगे और आप वाइट शर्ट पहनकर गए और आपने गिरा ली अपने शर्ट में सब्जी, तो जब सब्जी गिरा ली तो सब्जी में डेफिनेटली हल्दी कंटेंट में होगी। तो जब हल्दी कंटेंट में होगी तो हल्दी का सॉल्यूशन बना होगा, तो वही एक हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल इंडिकेटर हो जाएगा। अब यदि हमने उसमें एसिड, अपने घर में जो सिरका रखा रहता है वो मिला दें उसमें, उस हल्दी में यदि हमने सिरका मिला दिया, यदि हमने उसमें एसिड मिला दिया, किसमें, टर्मरिक सॉल्यूशन में, जो कि हमारी वाइट शर्ट में लग गया है, कहाँ से, सब्जी से। यदि हमने उसमें एसिड मिलाया तो उसका कलर जो येलो था वो एज इट इज़ रहेगा, येलो का येलो ही, येलो का येलो ही। और यदि हमने उसमें बेस यानी कि सोप अप्लाई कर दिया, क्योंकि सोप एक बेस होता है, सोप, साबुन लगा कर देखना उस शर्ट में अपनी, तो वो जो शर्ट है उसका कलर येलो से रेड हो जाएगा। चाहे तो आप लोग घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो जब उसका कलर रेड हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा जो सोप है ये बेस है, पहली बात। दूसरी बात, हमें पहली बात तो पता है कि ये सोप तो बेस होता है, लेकिन यदि हमें नहीं पता तो हम हल्दी का यूज़ एक नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर कर सकते हैं कि उसमें यदि हमने कुछ मिलाया और वो येलो का येलो ही रहा तो वो एसिड है, और यदि कहीं वो रेड हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ अ बेस विच वी आर मिक्सिंग इन इट। ओके। तीसरा जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स दो ही प्रकार के होते हैं, इसके बाद होते तो कई हैं लेकिन क्वेश्चन दो से ही आते हैं हमेशा से। दूसरा है जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इसमें हैं दो प्रकार के, पहला है फेनोप्थलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। पहला है फेनोप्थलीन और दूसरा है हमारा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। तो फेनोप्थलीन में यदि हमने एसिड मिलाया, याद रखना फेनोप्थलीन में यदि हमने एसिड मिलाया, अब इनका ये कहाँ से बनते हैं, कैसे कलर होते हैं, क्योंकि ये केमिकली फॉर्म्ड है तो इसकी हमें प्रोसेस में नहीं जाना है। कहाँ से बने, कैसे बने, किस कलर के होते हैं, कभी नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा कि फेनोप्थलीन में यदि एसिड मिलाया, फेनोप्थलीन में, ऐसे मैं लिख देता हूँ इसको, एक सेकेंड, फेनोप्थलीन पीटी लिख देता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज MO आपका, ताकि समय बच जाए, दोबारा मैं ना लिखूँ वो सब चीज़ें। एक सीधे सीधे हमको टेबल याद कर लेनी है। ये है एसिड, ये है बेस। ठीक है। यदि फेनोप्थलीन में हमने एसिड मिलाया तो वो जो कलर है वो भी उसका चला जाएगा और वो हो जाएगा कलरलेस, याद रखना। ठीक है। और यदि हमने उसमें बेस मिलाया, किसमें, फेनोप्थलीन में, तो वो हो जाएगा पिंक कलर का। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में जब हम लोग एसिड मिलाएंगे तो जैसा लिटमस टेस्ट में आया था, अब याद करिए, पॉज कीजिए कि लिटमस टेस्ट में क्या आया था, जो एसिड मिलाया था रेड कलर आया था, तो ये भी रेड हो जाएगा। और ये मिथाइल ऑरेंज में जब हम बेस मिलाएंगे तो येलो हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब चारों एक साथ रिवाइज करते हैं, एक बार देख लीजिए। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से, लिटमस टेस्ट और टर्मरिक। लिटमस में एसिड मिलाया, रेड हो गया। लिटमस में बेस मिलाया, ब्लू हो गया। टर्मरिक में एसिड मिलाया, येलो का येलो ही रहा। टर्मरिक में बेस मिलाया, रेड हो गया। सिंथेटिक दो प्रकार के, फेनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। फेनोप्थलीन में एसिड मिलाया, जो कलर था वो भी चला गया, इट मीन्स वो कलरलेस हो गया। फेनोप्थलीन में बेस मिलाया, पिंक कलर का हो गया। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में एसिड मिलाया, रेड कलर का हो गया, जैसा लिटमस टेस्ट में हुआ था। मिथाइल ऑरेंज में बेस मिलाया तो वो येलो कलर का हो गया। ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये शब्द आपको हो सकता है कई लोगों ने सुन रखा हो, जिन्होंने नहीं सुना है उसका मैं मतलब बता देता हूँ कि ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है रिलेटेड टू, ऑल फैक्ट्री मतलब होता है ऑल फैक्ट्री
इज रिलेटेड टू स्मेल। अब ये स्मेल कैसे इसको ऑल्फैक्टरी नाम दे दिया गया, इसकी भी कहानी सुन लीजिए, शायद याद रह जाए, ना रह जाए तो कोई बात नहीं। जो हमारी नाक रहती है, ये जो दो नॉस्ट्रल्स हैं, ऊपर गई, नेज़ल कैविटी आई, नेज़ल कैविटी में एक टिश्यू होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई दुर्गंध या सुगंध आई हमारे पास में, ठीक है। मान लीजिए परफ्यूम का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि परफ्यूम की जो सुगंध है वो कहीं ना कहीं पार्टिकल से मेड हो गई होगी, बनी होगी। हमारे एयर फिल्टर्स जो हमारे नाक के बाल हैं उनसे ऊपर निकल गए क्योंकि पार्टिकल्स थे छोटे। अब ऊपर जाकर वो यहाँ टकराए जहाँ हमारी एपिथेलियल टिश्यू, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू है। तो उन्होंने जैसे ही उस टिश्यू से टकराए तो उस टिश्यू ने एक इम्पल्स जनरेट की जो कि गई ब्रेन में। उस ब्रेन ने तुरंत सिग्नल रिपीट करके दिया हमको कि ये चीज़ जो है इसकी स्मेल सूंघने योग्य है। तो जब हमने ऐसा सोचा, नहीं, जब हमारे माइंड से ऐसा मैसेज आया तो हमने उसको सूंघ लिया या कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इस कारण से वो जो स्मेल है, स्मेल को लेने के लिए जो टिश्यू काम में आता है उसका नाम बायोलॉजी में चूँकि ऑल्फैक्टरी है, इसलिए इसका नाम भी, इस इंडिकेटर्स के नाम भी ऑल्फैक्टरी ही होंगे, क्योंकि इसमें हम डिटरमाइन करेंगे स्मेल बेसिस पर कि कौन सी एसिड है और कौन सा चीज़ बेस है। तो पहला है जो हमारा वो है ऑनियन यानी कि प्याज, और दूसरा है जो हमारा वो है क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। एसिड और बेस। अब यदि हमने कटी हुई प्याज में यदि हमने सिरका यानी कि एसिटिक एसिड डाल दिया, या जो बाथरूम पे रखा रहता है उसको डाल दिया दूर से, अपने हाथ से नहीं, दूर से, तो जो एसिड, जो प्याज की खुशबू आ रही है वो और करेक्टरिस्टिक उसके बढ़ जाएंगे। यानी कि जो प्याज की खुशबू है, स्मेल इंटेंसीफाई, स्मेल बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। और जो बेस है, बेस यानी मान लीजिए हमने प्याज है, प्याज के ऊपर साबुन अप्लाई कर दिया जो कि एक बेस है, तो जो प्याज की खुशबू हमें पहले आ रही थी वो भी चली जाएगी। यानी कि स्मेल इज नॉट रिटेन्ड, यानी कि स्मेल बचेगी ही नहीं, चली जाएगी, जो है वो भी चली जाएगी। सेम केस होगा क्लोव ऑयल में, जब हम एसिड मिलाएंगे लौंग के तेल में तो उसका करेक्टर है, जो स्मेल का करेक्टर ऑफ स्मेल बढ़ जाएगा। और जो बेस है, साबुन लगा देंगे जब हम उसमें, क्लोव के तेल में साबुन का घोल हमने तैयार किया हो वो डाल दिया, तो जो उसकी महक है वो भी चली जाएगी, यानी कि नो स्मेल रिमेन्स, ठीक है। अब चल ले फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, इसी वीडियो में 3 बार हो जाएगा, अच्छी बात है, ताकि आपको दोबारा से ना करना पड़े। सबसे पहले चलते हैं नेचुरल इंडिकेटर में। 2 प्रकार के, लिटमस और टर्मरिक। लिटमस कैसे बनाया है, एल्गी को पानी में डाला, पानी में डाल के लाइकन सॉल्यूशन तैयार हुआ, सुखाया, पर्पल कलर का एक पेपर बना, एसिड डाला, रेड हो गया, बेस डाला, ब्लू हो गया। टर्मरिक सॉल्यूशन, शादी में गए, शर्ट में सब्जी गिरा ली, उसके बाद एसिड डाला यानी कि विनेगर डाला उसमें, एसिटिक एसिड, कुछ नहीं हुआ, येलो का येलो ही रहा, साबुन लगा दिया, रेड कलर का हो गया, बेस, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम गए सिंथेटिक इंडिकेटर में, फेनोप्थलीन, मेथाइल ऑरेंज। फेनोप्थलीन में एसिड मिलाया, जो उसका कलर था वो भी चला गया, इट मीन्स कलरलेस हो गया। बेस मिलाया, पिंक कलर का हो गया। मिथाइल ऑरेंज में आए, मिथाइल ऑरेंज में एसिड मिलाया, रेड कलर का हो गया जैसा लिटमस में हुआ था, बेस मिलाया, येलो कलर का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑल्फैक्टरी में आए। ऑल्फैक्टरी ये टिश्यू होता है, पता है, सूंघने के लिए, स्मेल रिलेटेड है, तो स्मेल की ही बात होगी दोनों जगह इंडिकेटर्स में। पहला है प्याज और दूसरा है लौंग का तेल। प्याज में एसिड मिलाया तो जो खुशबू आ रही थी वो भी बढ़ जाएगी, और बेस मिलाएंगे तो जो खुशबू आ रही थी वो भी चली जाएगी। ऐसे ही लौंग के तेल में एसिड मिलाएंगे तो जो खुशबू आ रही थी वो भी बढ़ जाएगी, और जो बेस मिला दिया उसमें तो जो खुशबू आ रही थी वो भी चली जाएगी। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी। सो एवरीवन, इसके पहले हम लोग अपना इंडिकेटर्स को समझ चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे आर्हेनियस थ्योरी पर, जो कि हमें बताएगी, बेस में तो बताएगी कि कैसा बेस को हम डिफाइन करें, लेकिन एसिड को कैसे बताएगी अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं आर्हेनियस थ्योरी।
ये कहानी है एक चोरी की। यहाँ पर है कुल मिलाकर 6 चोर। कहानी एक चोरी की, 6 चोर हैं जिनमें से 3 बहुत शातिर हैं, 3 कम शातिर हैं। यदि आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म से परिचित हों तो बहुत बेहतर है, यदि नहीं भी हों तो उनके लिए ये चोरी की कहानी है। सुनिए और आनंद लीजिए, ठीक है। तो कहानी एक चोरी की। यहाँ हैं 3 चोर। कौन कौन से? 3 नहीं, एक्चुअली 6 चोर हैं। पहले तो हैं फ़ोन लगा के चोर आ जाते हैं, और दूसरे हैं ये वाले चोर। ये क्या है? ये है फ़ोन यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और ये है, यदि आप लोग 17 ग्रुप के बारे में जानते हो, फिर कल बाहर आएगी ऑटो, तो कल से शुरू होने वाले ये क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनकी बात हो रही है। तो कुल मिलाकर 6 चोर हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जिनमें से ये जो 3 हैं शुरुआत के, ये हैं शातिर, ठीक है। ये थोड़े से कम शातिर हैं, लेकिन इतने हैं कि कोई कमज़ोर व्यक्ति यदि दिख जाए तो उसको तो लूट ही सकते हैं, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कम शातिर। एक्चुअल आपका इससे कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है इस कम शातिर और ज़्यादा शातिर से, क्योंकि जिसकी हमें चोरी करनी है, वो चोरी जिसकी करनी है वो तो कमज़ोर व्यक्ति ही है। अब कमज़ोर व्यक्ति कौन है? कमज़ोर व्यक्ति है हाइड्रोजन। कमज़ोर व्यक्ति है हाइड्रोजन। ये निकल रहा था मान लीजिए गली से, इसके पास क्या है जो इन्हें चुराना है? इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन। इसका यदि हमें याद हो तो ऐसा होता है कुछ 1h1, यानी कि इसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। चोरी में चोरी करने वाले को प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम लिख देते हैं ऐसा, गायब कर देते हैं। कहानी है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो इसकी ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ये जो दीवार है, ये दीवार बनी होती है अंबुजा सीमेंट की, जो कि टूटती नहीं है। तो इसके पास है एक प्रोटॉन। इस प्रोटॉन का काम क्या है कि ये जो आउटर शेल है इसकी, किसकी? हाइड्रोजन की, यहाँ घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रोटॉन का काम है इस इलेक्ट्रॉन को खींचकर, एक ये जो धुरी है इस पर घूम रही है, इस रिवोल्यूशन कर रहा है किसके? न्यूक्लियस के अराउंड, उसमें करता रहे ये काम है इसका। जब हम लेते हैं ना, एक पत्थर लेते हैं, उसको अपनी उंगली से बांधते हैं और ऐसा 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 करते हैं, तो वो ऐसा ऐसा घूमता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम उस उंगली से उस पत्थर को अपनी ओर खींच रहे हैं, यानी कि सेंट्रीपीटल फोर्स लगा रहे हैं। और वो घूम इसलिए रहा है क्योंकि कहीं बाहर का कोई ऑब्जेक्ट है जो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। आप इस चीज़ को भूल जाइए, केवल इतना याद रखिए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक जोर लगा रहा है, क्योंकि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन खींचेंगे, उतना वो अपनी मतलब पास में आने की कोशिश करेगा, घूमेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो प्रवृत्ति है वो है बाहर घूमने की, बाहर भाग जाने की। ऐसा मतलब ये थोड़ा सा लापरवाह टाइप का इंसान है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कि अब ये 3 चोर हैं और ये 3 चोर हैं, इनकी जब हम देखेंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 हैं, इसके पास 6 हैं, इसके पास 5 हैं, इसके पास 7 हैं, 7 हैं और 7 हैं, ठीक है। तो यदि ये स्टेबल होना चाहते हैं, ये स्टेबल क्यों होना चाहते हैं भाई? तभी से तो चोरी कर रहे हैं, स्टेबल होना चाहते हैं इसीलिए चोरी कर रहे हैं। तो इनको किसकी ज़रूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इनका काम क्या है कि हाइड्रोजन जैसे ही दिखे उसको लपक लो और उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। तो जब ये फ़ोन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएंगे कहाँ? हाइड्रोजन के पास में। तो लेकिन इनका एक उसूल है। उसूल क्या है कि जब ये चोरी करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉन की, तो चोरी कहाँ करेंगे? चोरी होनी चाहिए भाई एक्वस मीडियम में, यानी कि पानी के अंदर हम लोग चोरी करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। इनकी चोरी की शर्त है कि एक्वस मीडियम में चोरी करेंगे। तो जब कोई सब्सटेंस पानी के अंदर डाला जाए और वहाँ से हाइड्रोजन कुछ ऐसा हमको मिले, H+ होकर मिले। H+ का मतलब क्या होता है कि प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन दान में दे देना, या इलेक्ट्रॉन की चोरी हो जाना। सच्चाई है कि चोरी हो जाना, दान में दे दिया इसलिए इसके ऊपर प्लस लग गया, ये बन गया कैटायन, यानी कि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। अब ले कौन गया होगा? या तो फ़ोन ले गया होगा, या फिर ये लोग ले गए होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। या तो फ़ोन ले गया होगा, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले गए होंगे। कौन ले गया होगा इसका? ये H+ बन गया। अब देखो, यदि हम इसके यहाँ पर H लगा दें,
क्यों? क्योंकि फ्लोरीन आया, उसने H को पकड़ा और उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपने पास, उसके पास तो 8 हो गए, लेकिन इसको भैया को इसको H+ कर दिया, तो ये पानी में अब H+ नाम से घूम रहा है और हमें दिख रहा है पानी के अंदर। ये सब पानी के अंदर वाली चीज़ें हैं, ठीक है। एक्वस मीडियम के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, चोरी हो चुकी है और H जो था पहले पानी के अंदर वो H+ नाम से अब घूम रहा है, H+ नाम से घूम रहा है, ठीक है। मतलब हमको अलग चेक हो रहा है कि H+ हो गया है, यानी कि H जो है वो कैटायन में तब्दील हो गया है। उनको तब्दील जिसने किया वो उसके साथ में ही रह रहा है, पकड़ लिया है उसको उसने, ठीक है। तो H+, अब ये HF, अब ये जो हुआ हमारा HNO3 और ये HI HBr HCl, तो HCl HBr HI HF HNO3 ये कहीं आपको एसिड एसिड जैसे दिख रहे हैं क्या? H2SO4, इसमें भी ऑक्सीजन है। तो ये जितने भी हैं इन्होंने सबने करा दी है हाइड्रोजन की अंदर के एक इलेक्ट्रॉन की चोरी और उसके साथ में बना लिया है एक रिश्ता साथ में रहने का, और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे छीन लिया है। और कहाँ ये सब काम हुआ है? एक्वस मीडियम के अंदर। तो जो सब्सटेंस पानी के अंदर जाकर H+ आयन रिलीज कर दे उस सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहते हैं, ठीक है। ऐसा किसने कहा? ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा कहा आर्हेनियस ने, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। क्या है कि सब्सटेंस which releases H+ आयन। अब ये H+ आयन क्यों हुआ है? क्योंकि इसकी हो गई है चोरी। हाइड्रोजन था ये पहले, इज्जत से रह रहा था हाइड्रोजन बनकर, लेकिन फ्लोरीन साथ में गया और फ्लोरीन ने चोरी कर ली, ऑक्सीजन गया उसने चोरी कर ली, नाइट्रोजन गया उसने चोरी कर ली, क्लोरीन गया उसने चोरी कर ली, ब्रोमीन गया उसने चोरी कर ली और आयोडीन गया उसने चोरी कर ली। क्यों? क्योंकि ये कमज़ोर है, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन और उसको खींचने के लिए महज एक प्रोटॉन है बस। तो सब्सटेंस विच रिलीजेस H+ आयन व्हेन इट इज इन एन एक्वस मीडियम, यानी कि पानी के अंदर जो अपनी H+ आयन रिलीज कर दे, यानी कि H+ आयन छोड़ दे या उसके अंदर के हाइड्रोजन की चोरी हो जाए उसके बगल वाले साथी से, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? वो सब्सटेंस हमारा कहलाता है एसिड, ठीक है। ऐसा कहा आर्हेनियस ने। तो ये हो गया हमारा आर्हेनियस थ्योरी, जो कि हमें बताएगी कि एसिड कौन है, जो H+ आयन। अब आपसे केवल ये इतनी देर की जो हमने बात बताई, इससे केवल एक सवाल बनेगा। क्या बनेगा? कि एक पहली बात तो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखना है। कोई कह देगा कि H+ आयन एसिड कहाँ छोड़ता है, हवा में कि पानी में? तो आपको बता देना है कि पानी में, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस पानी में जाकर H+ आयन छोड़ता है? तो कौन सा, एसिड या बेस? तो छोड़ता है हमारा एसिड, ठीक है। जो दूसरा हमारा पॉइंट होगा अब इसका, आर्हेनियस पर ही बेस्ड, वो होगा बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड, इसका मतलब क्या है कि उस एसिड में, वो जो एसिड है अभी हमने आपको बताया H2SO4 H3PO4 HNO3 HCl वगैरह, इनके अंदर कितने H+ आयन हैं जो कि OH- आयन को न्यूट्रलाइज कर दें। क्या कह रहे हैं हम? समझिए मेरी बात को कि OH- जो होता है, पहली बात तो जब हम बेस पढ़ेंगे तो इसको बता देंगे अच्छे से। जैसे ये एक पानी होता है हमारा, पानी H2O होता है, इसका फॉर्मूला बनता कैसे है? H+ आयन प्लस OH- आयन। अब एक O और दो H मिलकर क्या बन गए? 2H और एक O, यानी कि पानी, एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको हम OH- आयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जब मिलते हैं तो पानी बना देते हैं। तो ये आर्हेनियस था, आप कह रहे हैं कि एसिड की बेसिसिटी हम कैसे नापेंगे? तो जितने हाइड्रोक्सिल आयन को वो न्यूट्रलाइज कर दे, यानी कि जितने हाइड्रोक्सिल आयन घूम रहे हैं आसपास उनको मिला के पानी बना दे, ठीक है। तो कितने हाइड्रोक्सिल आयन को मिलाकर उसने पानी बनाया, वो उसकी बेसिसिटी होगी। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन नहीं, पहले इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अच्छे से डेफिनेशन आप लोग स्वयं लिख लीजिएगा, शायद लिख लेंगे। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है,
H3PO4 है, ठीक है। तो इसके पास कितने H हैं? एक है। हाइड्रोक्सिल कितने मिलाकर पानी बना सकता है? एक, यानी कि इसकी बेसिसिटी हो गई एक। इसके पास कितने H हैं? अब यदि इसको 2 OH मिल जाएंगे तो पानी बना देगा ना, तो 2H OH लेके यदि पानी बना सकता है तो इसकी बेसिसिटी भी 2 हो गई। इसके पास एक है तो एक हो गई। इसके पास 3 है तो 3 हाइड्रोक्सिल आयन यदि इसे मिल जाएंगे तो 3 पानी बना देगा, ये 3 मोल ऑफ पानी या 3 मॉलिक्यूल ऑफ पानी, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी हो गई 3। तो अब आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस in an acid which can neutralize hydroxyl OH minus ion to form water। पहली बात तो डेफिनेशन आएगी नहीं, आएगा आपसे कि कैलकुलेट द बेसिसिटी ऑफ H2SO4, कैलकुलेट द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। एक लाइन का होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, तो 3 भर देना। H2SO4 आए तो 2 भर देना। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये 10th क्लास के बच्चों के लिए आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों लोगों को साथ में लेके चलना है। तो आप भी यदि जान जाएंगे तो बुरा नहीं होगा, जान लीजिए। ऐसे डेप्थ में जान लेंगे तो फिर हो सकता है कि कभी आ भी जाए, क्योंकि हमें क्या पता कि आगे चल के क्या आने वाला है। जो तीसरा है, अब हम चलेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर। केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। यदि मेटल के साथ में एसिड का रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या होगा? तो भैया ये होगा कि एक बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी ऊपर। ये तो हमने बोल दिया, करके दिखाओ, करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि Zn जिंक एक मेटल है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड है, आगे बढ़ाया तो सॉल्ट बनेगा ZnCl2। अब ये क्यों बनेगा ZnCl2? यहाँ तो भैया एक Cl है, यहाँ 2 हैं, क्योंकि आप लोगों ने कभी वैलेंसी या एटम वगैरह पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा हो तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, इसके पास 30 हैं जैसे, तो इसका काम कहाँ तक बन जाता है? इसका आखिरी में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके जो वैलेंस शेल यानी कि फाइनल जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। तो ये अब या तो 6 गेन कर ले या फिर 2 लूज़ कर दे। तो जब ये 2 लूज़ कर देगा तो इसके पास जो चढ़ जाता है चार्ज वो हो जाता है +2। और जब कभी भी रिएक्शन होता है वो एटम नहीं करता, रिएक्शन हमेशा आयन करता है। तो जिंक आयन हमेशा जिंक का कैटायन रिएक्शन करेगा जिसके पास +2 चार्ज होगा। और इसने चूंकि Cl के साथ में बनाया, तो Cl ने जब इसके साथ बंद यानी कि बॉन्ड बनाया था तो हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज था और Cl के पास डेफिनेटली -1 चार्ज होगा। ये हमने लगाया हाइड्रोजन से। और चूंकि Cl क्लोरीन 17th ग्रुप का एलिमेंट है, फाइनल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बंध बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, जो कि इसने HCl के साथ बनाया है। तो इसके पास -1 चार्ज है, इसके पास -1, इसके पास +2, तो इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Cl का 1 आ जाएगा यहाँ पर और 2 नीचे चला जाएगा Cl के साथ में। और हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमको लिबरेट करानी है तो हाइड्रोजन गैस उड़ गई। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर एक Zn है, एक Zn है, Cl तो भैया 2 हो गए, तो यहाँ चलिए 2 हो गए तो 2 कर देते हैं। और जैसे ही हमने Cl यहाँ पर 2 करे तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन गैस हम उड़ा रहे हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम के साथ में हाइड्रोजन गैस बनाकर हम उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जब हमारी मेटल के साथ में एसिड का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट हम लोग लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट में होगा सॉल्ट बनेगा। पहली बात तो ये हो गया सॉल्ट हमारा, जिंक क्लोराइड। सॉल्ट की जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एक लाइन में ऐसा क्लियर हो जाएगा, चाहे तो हम अभी यहाँ पर करा सकते हैं, लेकिन सॉल्ट जब पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से करा देंगे, ठीक है। तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट्स होगी, लिबरेट यानी कि उड़ जाएगी, सीधी सी बात। अब आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन डेवलप होना चाहिए
कि चलो भैया ये हो गया। तो ये जो ज्वेलरी वगैरह होती है, तो यदि ऊपर से एसिड रेन में हमने सुना है कि एसिड रेन में एसिड बरसता है, हाँ भैया बरसता है, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऐसा कुछ बरसता है। नाइट्रिक एसिड नहीं, कार्बोनिक एसिड बरसता है। तो यदि ऊपर से एसिड बरसता है और ज्वेलरी जो होती हैं, तो यदि महिलाएं जो हैं, हमारी दीदी मम्मी लोग हैं, यदि बाहर खड़ी हों, तो उनका तो वो जो ज्वेलरी है वो सॉल्ट बन जाए और हाइड्रोजन गैस उड़ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि वो भी मेटल की होती हैं। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन का यहाँ पर समाधान हो सके। तो रिएक्टिविटी सीरीज है ऐसी, क्या लिख दिया ये कोडिंग चल रही है? नहीं, ये देखिए, ये है पोटेशियम, ये है सोडियम, ये है कैल्शियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्युमिनियम, ये है जिंक, ये है आयरन, ये है टिन, ये है लेड, ये है हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये भी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। इसके नीचे क्या है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा, ऊपर से नीचे लेकर आता हूँ मैं, कि सबसे पहले जो मतलब रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। रिप्लेसमेंट कैसा? कि यदि हाइड्रोजन जहाँ है, हाइड्रोजन है मान लीजिए एसिड में, हाइड्रोजन HCl था, उसको रिप्लेस किसने किया? कोई मेटल ने। वो मेटल जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, उसको रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए, मस्ट है ये। क्यों? क्योंकि वो तभी कर पाएगा। अब जब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव लोग हाइड्रोजन के साथ में, मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड या H2SO4 के साथ में वो लोग आ गए जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे अपनी जगह से। तो देखिए, इसको हम याद कैसे करेंगे? पोटेशियम ये है, इसको हम कह देंगे कैसे? कड़कनाथ का मुर्गा, आलू जाने फिर साने लेड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। कड़कनाथ का मुर्गा, आलू जाने फिर साने लेड, कड़कनाथ का मुर्गा, आलू जाने फिर साने लेड, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बाद में 3 महंगे महंगे कौन कौन से मेटल आते हैं? तो सबसे पहले तो कॉपर, उससे महंगा सिल्वर और उससे महंगा गोल्ड, ठीक है। तो जब आपकी मान लीजिए कि कोई दीदी मम्मी है, मान लीजिए कि ये सिल्वर की, वो गोल्ड की ज्वेलरी पहने हैं। अब ये गोल्ड है और ये HCl ऊपर से बरस रहा है, ठीक है। नहीं बरसता है HCl, लेकिन मान लो बरस रहा है, तो ये भैया इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसके ऊपर है और ऊपर वाले को नीचे वाला रिप्लेस नहीं कर पाता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाता है, जबकि ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। अब यदि यहाँ पर क्या हो गया था, हमने यहाँ पर जिंक का एग्जाम्पल लिया था। जिंक तो बहुत ऊपर बैठा है हाइड्रोजन से। यदि लेड भी आ जाएगा ना, तो लेड को भी ये रिप्लेस हो जाएगा और सॉल्ट बना देगा, हाइड्रोजन उड़ा देगा, लेकिन ये बाकियों को नहीं उड़ा पाएगा। दूसरी बात, पहला क्वेश्चन ये उठ सकता था, शायद ये डाउट आ सकता था, नहीं आया तो आना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि ये हाइड्रोजन उड़ रही है, ये हमें पता कैसे चलेगा? मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रही होगी, ऑक्सीजन उड़ रही होगी, आपको कैसे पता कि हाइड्रोजन उड़ रही है? तो उसके लिए भी एक है व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? कि जब हम ये मान लीजिए कि ये टेस्ट ट्यूब है हमारी, यहाँ अंदर कार्यक्रम हो रहा है Zn और HCl वाला, तो यदि हम उसके ऊपर यहाँ पर ऐसा कुछ साउंड नापने की वो रख लें, तो यहाँ पर एक पॉपअप साउंड आएगा, साउंड नापने वाला। जैसे हम माचिस जलाते हैं, माचिस वाला, मैच स्टिक वाला, तो खर ऐसी आवाज़ आती है, जो पॉपअप साउंड। तो ये पॉपअप साउंड आएगा, पॉपअप साउंड। ये पॉपअप साउंड तभी आता है जब कहीं से हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि जब मैं किसके साथ में, जब हमारा एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ में। दूसरा हमारा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारी रिएक्शन
विद बेस, बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करा दो तो HCl, बेस और कौन सा है भाई, NaOH ले लेते हैं, कॉस्टिक सोडा। बनेगा क्या, बाई प्रोडक्ट सबको पता है, नहीं पता है याद कर लो क्या बनता है, सॉल्ट, नमक प्लस पानी, वाटर। नमक क्या बनेगा इसका, इसका कैटायन क्या है Na, इसका एनायन क्या है Cl, NaCl प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मिलके बना देंगे पानी, तो पानी प्लस नमक, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा। तीसरा, ये तो बहुत सिंपल है, रिएक्शन विद बेस के साथ में हमेशा याद रखना कि सॉल्ट और पानी मिल जाता है, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल हो जाना। किसका न्यूट्रल हो जाना, नमक और पानी बना देते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज पर। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ में जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे, मेटल ऑक्साइड कौन सी, मेटल और ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड मान लीजिए K2 है, पोटेशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन में चूंकि -2 वैलेंसी होती है, पोटेशियम में 1 होती है, तो K का गया O के नीचे 1, हमें नहीं लिखना है, O का आया K के नीचे 2, हमने लिख दिया। किससे करा दें इसका रिएक्शन, एसिड ले लेते हैं, मान लो H2SO4, सीधे सीधे आगे बढ़ा देते हैं। क्या बनेगा इससे, इससे भी भैया वही बनेगा, जब एसिड और मेटल ऑक्साइड का मिलन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। बनाओ इसका सॉल्ट, H2O, पानी तो सीधा सीधा बन रहा है यार इसमें, H2O बना क्या, K2 और SO4, K2 और SO4। SO4 की वैलेंसी चूंकि -2 होती है, तभी से यहाँ पर 2 आई थी, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 चढ़ा दिया, K2 SO4 और O और H2O, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि ये क्या है, अलग चीज़ है कोई, ये है एसिड हमारा, एसिड बना क्या है, सॉल्ट और पानी। तो सॉल्ट और पानी, इसके पहले हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि एसिड और बेस के साथ में मिलके सॉल्ट और पानी बनता है। तो ये तो मेटल ऑक्साइड है, तो क्या हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मेटल ऑक्साइड बिहेव्स एज बेस, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होती है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस उसके पीछे जो डेप्थ है वो समझ लीजिए, वरना मैं एक एक लाइन को तो मैं कम्युनिटी पेज में डाल दूं, फिर वो आपकी बुक में भी लिखा है, एक एक लाइन पढ़ के फिर क्या मजा आएगा। देखिए जो चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है इसकी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स। तो पहले तो समझ लेते हैं कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स क्या हैं। तो कार्बोनेट्स है जो, पहली बात तो देखिए कार्बनिक एसिड होता है एक, कार्बनिक एसिड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम H2CO3, ठीक है। यदि इस कार्बनिक एसिड में +2 वाले वैलेंसी वाले मिले मेटल, तो ये बनाएगा कार्बोनेट। यदि +1 वैलेंसी वाले लोग मिले तो ये बनाएगा बाई कार्बोनेट। देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मान लो Ca मिला इससे, ठीक है, यदि इससे Ca मिला तो इसने क्या बना दिया, Ca की वैलेंसी कितनी होती है, +2,
तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और उड़ाएगा किसको, हाइड्रोजन गैस को। यदि इससे सोडियम यानी कि +1 वैलेंसी वाला लोग मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, NaH सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि SCO3। SCO3 की वैलेंसी -1 होती है, CO3 की वैलेंसी +1 होती है। ठीक है, CO3 की वैलेंसी -2 होती है और SCO3 की -1 होती है। -2 + 2 आपस में कैंसिल, -1 + 1 आपस में कैंसिल, और ये भी उड़ा देगा हमारा क्या, H2CO3, ये भी उड़ा देगा हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम 2Na। ठीक है, 2Na। ठीक है, अब देखो मिला लो, 2Na 2Na 2H 4H हो गए, तो ये 4H यहाँ पर कर देते हैं। एक देखो 2H2 यानी कि 2 × 2 = 4H, 2H और 2H, 4H उस तरफ भी आ गए यानी कि बराबर बराबर है। Na2 CO3 2, तो CO3 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइकार्बोनेट, ये हो गया हमारा कार्बोनेट। आप लोग जब केमिकल इक्वेशन हमसे पढ़ेंगे क्लास 10th वाले, इसके बाद वाले टॉपिक में शायद हम पढ़ाएं, तो उसमें बैलेंसिंग सीख लेंगे, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बना। अब इससे हमें, अभी तो हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाया है, अब हमें इसको किससे कराना है, रिएक्ट कराना है हमें इसके एसिड से। तो चलो CaCO3 जो बनाया था हमने कार्बोनेट, उसको करा देते हैं HCl से रिएक्ट। बनाएगा एक सॉल्ट जिसका नाम होगा CaCl2, 2Cl H2CO3। लेकिन H2CO3 थोड़ी बनाएगा अब वो बनाएगा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और CO2 उड़ाएगा। देखो H2 Cl2 Ca1 कार्बन एक O3, तो एक O और दो O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई। तो याद क्या रखना है कि जब कार्बोनेट से ये एसिड मिला तो क्या करेगा कि सॉल्ट बनाएगा, पानी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ाएगा। कैसे उड़ाएगा पता चलेगा अभी थोड़ी देर बाद। बाइकार्बोनेट से इसकी रिएक्शन कराते हैं, NaHCO3 + HCl। आगे बढ़ाया तो सबसे पहले सॉल्ट बना दो NaCl, पानी बना दो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दो। देखो बराबर बराबर है नहीं, Na1 Cl1 H2 1 2। ठीक है, O 3 है, 1 और 2, कार्बन 1 है तो 1 है। ठीक है, बराबर बराबर हो गए। याद क्या रखना है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब भी एसिड का रिएक्शन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट याद रख लीजिए कि सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगी और पानी बनेगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई, उसके लिए लेकर आना पड़ेगा हमें सबसे पहले चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको पानी में डालेंगे H2O में, क्या बन जाएगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर। ये हो गया क्विक लाइम चूना बाजार में जो मिलता है वो लेकर आए, उसमें पानी डाला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, थोड़ी सी हीट वीट बाहर निकली, हमको नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे। बना क्या, लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने भर लिया एक टेस्ट ट्यूब में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस टेस्ट ट्यूब में भर लिया और उससे ये जो CO2 निकल रही है उसको पास कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 जो निकल रही थी उस टेस्ट ट्यूब से पास करा दिया। इस टेस्ट ट्यूब में बनाया हमने, उससे जो CO2 निकल रही है उसमें इसको पास करा दिया, थोड़ी सी कराई अभी। तो जब थोड़ी सी हमने कराई तो CaCO3 सबसे पहले तो कार्बोनेट फिर से बन जाएगा भाई, और प्लस पानी बन जाएगा। देख लो पहले बराबर बराबर है या नहीं, C1 O3 कितने, 2 + 4, तो 2 + 2 = 4, तो 3 1 4, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2। ठीक है, अब हमें याद ये रखना है कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं,
इसकी बात कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये पानी में इनसॉल्यूबल होता है, पानी में इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल। तो जब कोई चीज़ इनसॉल्यूबल होगी तो बराबर बराबर तो बटेगी नहीं उसमें, यानी कि वो कहीं अपना नीचे भैया बैठ कर आराम से क्या बना लेगी, प्रेसिपिटेट, पीपीटी जिसको हम कहते हैं। यानी कि ये है जैसे टेस्ट ट्यूब, इसमें नीचे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जम जाएगी और ऊपर का ये जो पानी है ये पानी अब हो जाएगा दूधिया रंग का। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका रंग हो गया चेंज। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है हमारा CO2 ही था। CO2 जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो प्रेसिपिटेट बनता है और मिल्की मिल्की हो जाता है, थोड़ा सा कार्यक्रम ऊपर का जो टेस्ट ट्यूब का है, तो वही इसमें हो गया। तो हम समझ गए कि ये जो ब्रिस्क एफरवेंस, छोड़िए ब्रिस्क एफरवेंस को, कि ये जो हमारी गैस है ये पीपीटी बनाने वाली और दूधिया दूधिया रंग का ऊपर टेस्ट ट्यूब में बना देने वाली माहौल, ये कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कब? जब हमने थोड़ी सी मात्रा में इसको पास कराया। अब यदि हमने ज़्यादा पास करा दिया कभी एक्सेस क्वांटिटी में, तब क्या होगा? तब वो जो ये दूधिया था और ये हमारा क्या था, जो नीचे प्रेसिपिटेट बना था वो ना होगा अब। तो वो क्या होगा? वो होगा ये कि कैल्शियम कार्बोनेट जो बना, पानी जो बना टेस्ट ट्यूब के अंदर, अभी ये दो चीज़ें हैं, इसके अंदर हम और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ गए। जब और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ गए तो फाइनल हमारे पास क्या ना कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन के तैयार हो गया। Ca1 Ca1 C2 C2 O3 3 1 4 2 6 3 दूनी 6, H कितने हैं 2, H कितने हैं 2। तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है सॉल्यूबल इन वाटर। और जब कोई सॉल्यूबल होगी चीज़ तो इस टेस्ट ट्यूब में वो बराबर 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 हर एक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हर एक जगह पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे हम यहाँ का एक पोर्शन का थोड़ा सा टुकड़ा निकाल कर देखें तो उसमें भी बराबर बराबर ये होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, चाहे यहाँ का देखें तो भी उसमें वो होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले में केवल यहाँ यहाँ जम गया था, ऊपर केवल पानी पानी था। तो सॉल्यूशन यानी कि इवन मिक्सचर। ठीक है, तो इवन मिक्सचर होने के कारण ये प्रेसिपिटेट और दूधिया रंग इसका हट जाएगा। तो याद रखना कि जब हम लोग टेस्ट ट्यूब में हल्की सी CO2 पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट पानी बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, ऊपर दूधिया रंग हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी बात, यदि एक्सेस अमाउंट में हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी इसके अंदर, क्या होगा? होगा ये कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन से जो कि हमारा दूधिया रंग है वो भी चला जाएगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कैसा हो गया, ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना कि थोड़ी सी CO2 आपको, मतलब आप CO2 पास करा सकते हैं, बीच में यदि कहीं भी दूधिया कलर दिख जाए तो समझ जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पास हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। फाइनल अब हम चलते हैं अपने 5th नंबर पे, जिसका नाम है एसिड रेन। सोशल में भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, साइंस में कई बार पढ़ोगे। एसिड रेन क्या होता है कि जो हमारी फैक्ट्री वगैरह हैं, फैक्ट्री में हम जलाते हैं फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में होता है कार्बन। कार्बन को जब कंबशन कराया ऑक्सीजन से बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उड़ी, ऊपर से गिरने वाला ये आसमान से है पानी, पानी गिर रहा है H2O। अब H2O प्लस CO2 आपस में टकराए और कर लिया रिएक्शन, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में बना लिया H2CO3 एंड दिस इज अ कार्बोनिक एसिड एंड एसिड इज सेल्फ। तो ऊपर से बरसने वाला पानी में क्या निकलने लगा? कार्बोनिक एसिड। और यही पानी जो गिर रहा है ऊपर से वो हो गया हमारा एसिड रेन। ठीक है, फाइनली एक चीज़ और याद कर लीजिए, एक टेबल हम आपको बनवा देते हैं, चाहेंगे तो कम्युनिटी में भी टेक में शेयर कर सकते हैं, बाकी यहीं पर याद कर लीजिए क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको एक तरफ लिख लेना है नेम ऑफ एसिड, नेम ऑफ एसिड, और दूसरी ओर लिख लेना है सोर्स। ठीक है, ये कुछ 4-5 हैं, देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा एसिड पाया जाता है। सबसे पहले तो एसिटिक एसिड, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो विनेगर में।
ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, कई बार आ चुके हैं, याद कर लेना। दूसरा हमारा फॉर्मिक एसिड पूछेगा कोई कि कहाँ पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? चींटी के काटने पर, आंट बाइट पे। ठीक है, ये वैसे आपके बुक में भी लिखे हैं, आप याद कर सकते हैं वहाँ से, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं कि ताकि आपका एसिड पूरा एक बार में फिर अब बुक में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्मिक एसिड के बाद है हमारा सिट्रिक एसिड, जो कि सिट्रस फूड में पाया जाता है। कौन कौन से में? ऑरेंज में और लेमन में। उसके बाद है हमारा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो कि कहाँ पाया जाता है? हमारा दही में, यानी कि कर्ड में। उसके बाद 5वें नंबर पर हम चलते हैं, इसमें हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड जो कि पाया जाता है आंवला में, याद रख लेना। 6वें नंबर पर है हमारा टार्टरिक एसिड, जो कि आप पानी पूरी वाले से कहते हो कि हमें डिस्पोजल गिलास दे दो, क्योंकि उसकी जो नीचे की प्लेट है उसमें पीला पीला कुछ जमा रहता है, वो इमली के कारण जमा रहता है, टारमरिंड। तो वो जो नीचे जम जाता है वो गंदगी नहीं रहती, वो एक्चुअल में एसिड रहता है। और 7वें नंबर पे है हमारा फाइनल मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। मैलिक एसिड पाया जाता है हमारे ग्रेप्स में, यानी कि अंगूर में, और सेब में, यानी कि एप्पल में। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। सबसे पहले एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड चींटी के काटने में, सिट्रिक एसिड सिट्रस फूड यानी कि ऑरेंज या लेमन में, लैक्टिक एसिड कर्ड में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में, मैलिक एसिड ग्रेप्स और एप्पल में, और टार्टरिक एसिड टार्टरी यानी कि टार्मरिंड में। इसके बाद हम लोग चलेंगे बेसिक यानी कि बेसिस पर, आर्हेनियस थ्योरी पर।